नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 16 अप्रैल 2023। आज संडे है, एडिटोरियल्स नहीं है, न्यूज़ भी ज़्यादा कोई खास नहीं है दोस्तों। फिर भी कुछ न्यूज़ है जिसे हम डिस्कस करेंगे, जिसे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हम कुछ सीख सकते हैं। पहला तो अपोजिशन टारगेट्स पीएम मोदी ओवर सत्यपाल मलिक्स क्लेम्स ऑन पुलवामा अटैक। फॉर्मर जे के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में यह बोला है पुलवामा अटैक सेंटर का इनएफेक्टिवनेस की वजह से हुआ है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल चुका था कि सीआरपीएफ जवान्स के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक होने वाला है, फिर भी उन्हें एयरक्राफ्ट से नहीं भेजा गया। तो ये सारी बातें हैं। इसके रिगार्डिंग हर्षित द्विवेदी सर ने कल एक वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। फिर एस्पिरेशनल टॉयलेट्स के बारे में एक न्यूज़ है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान का एक पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे। फिर ब्लू अम्ब्रेला डे वो क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर होम मिनिस्ट्री ने एक एक्टर का ओसीए स्टेटस, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो स्टेटस कैंसिल किया है। ये ओसीए स्टेटस क्या होता है, लिमिटेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर चाइना ने म्यांमार एंड श्रीलंका में मिलिट्री फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट किया है और कंस्ट्रक्ट करने का प्लान्स भी है। वो इंडिया के लिए कंसर्न है दोस्तों, क्योंकि बे ऑफ बंगाल रीजन का सर्विलेंस के लिए चाइना इन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की तरफ से यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आपको पता होगा दोस्तों। पिछले एक साल का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स है, चाहे वो पॉलिटी से हो, साइंस एंड टेक से हो, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, एवरीथिंग कवर्ड है दोस्तों। टोटल 35 आवर्स का क्लासेस है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आपका यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है इससे हो जाएगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द ऐप। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज, अपोजिशन टारगेट्स पीएम मोदी ओवर सत्यपाल मलिक्स क्लेम्स ऑन पुलवामा अटैक। जीएस पेपर 2 न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में एक इंपॉर्टेंट न्यूज में नहीं बोलूंगा, फिर भी देखिए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये जो सत्यपाल मलिक साहब ने इंटरव्यू में बोला है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को, बेसिकली रूलिंग पार्टी को काफ़ी पॉलिटिकल सेटबैक्स मिल सकता है। वैसे इस पर्टिकुलर रिविलेशन के रिगार्डिंग हर्षित सर ने कल एक वीडियो बनाया था, चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। डिटेल्ड तरीके से सर ने समझा रखा है। वैसे मलिक साहब ने बोला क्या है दोस्तों, देखिए आपको पता होगा 2019 में सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर, जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, वो स्टेट का गवर्नर थे, ठीक है। और उसी टाइम पर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था और फरवरी 14 को पुलवामा टेरर अटैक भी हुआ था। तो अब रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि पुलवामा टेरर अटैक होने का कारण ये है, उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट सीआरपीएफ जवान्स को जम्मू से श्रीनगर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट प्रोवाइड नहीं किया। खास बात यह है दोस्तों, इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे कि सीआरपीएफ जवान्स के कॉन्वॉय के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो सकता है करके, इसके बावजूद सेंटर ने एयरक्राफ्ट प्रोवाइड नहीं किया करके अब सत्यपाल मलिक ने रिवील किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि पुलवामा टेरर अटैक्स को पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज किया गया और इवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल ने भी इन्हें चुप रहने के लिए एडवाइस किया था। अब इस पर्टिकुलर रिविलेशन को आप दो एंगल से देख सकते हैं। दो एंगल में इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, कुछ महीने पहले सत्यपाल मलिक साहब न्यूज में आए थे। आपको पता होगा सत्यपाल मलिक गोवा गवर्नर भी रह चुके हैं और रिसेंटली गवर्नर्स का एक शफलिंग हुआ था और इस शफलिंग में सत्यपाल मलिक को कोई नया पोस्ट नहीं मिला। बेसिकली इन्हें दूसरे कोई स्टेट का गवर्नर करके अपॉइंट नहीं किया। इसे ये काफ़ी नाराज थे, सीनियर बीजेपी लीडर हैं, तो तब से इनकी तरफ से बीजेपी के खिलाफ में काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पर अब जो ये रिविलेशन हुआ है दोस्तों, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूलिंग पार्टी को काफ़ी पॉलिटिकल सेटबैक्स भी मिल सकता है कि नहीं। इसके अलावा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने बोला है जब ये गोवा गवर्नर थे तब गोवा गवर्नमेंट के कुछ करप्शन केसेस को ये सामने लेके आए थे, पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोवा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि गोवा में भी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, ये बात आपको मालूम है। और ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स किया था। हो सकता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को कुछ एड्रेस करने के लिए, पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल किया। फिर अदानी इशू के बारे में भी इनका एक स्टेटमेंट था दैट पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट प्राइम मिनिस्टर इज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल डीलिंग्स ऑफ द अदानी ग्रुप। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को इधर डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया अदानी इशू के लिए, फिर भी ये बोला है आजकल लोग विश्वास कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अदानी ग्रुप का फाइनेंशियल डीलिंग्स में इंटरेस्टेड है और सेंटर अब तक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ में काफी सारे स्टेटमेंट्स आ रहा है और इधर कांग्रेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दिया जा रहा है। बेसिकली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है का मतलब क्या है, मतलब कांग्रेस की तरफ थोड़ा बहुत बायस दिख रहा है।
अब obvious सी बात है दोस्तों, ये सारे रिविलेशंस के बाद अपोजिशन पार्टी लीडर्स की तरफ से काफी सारे स्टेटमेंट्स आने लगा है। ऑलरेडी हमारा बजट सेशन जो हुआ था रीजनली, वो काफी डिस्टर्ब था अदानी इशू को लेके। वैसे अपोजिशन पार्टीज का डिमांड ये है अदानी इशू के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म होना चाहिए, पर अब तक सेंटर ने कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म नहीं किया है, इस वजह से बजट सेशन इतना इफेक्टिव नहीं था। अब अगला जब पार्लियामेंट्री सेशन होगा उसके लिए अपोजिशन पार्टीज के लिए एक नया टॉपिक मिल गया है। अब इसके ऊपर भी काफी पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलने वाला है। अगला है टॉप नॉच एस्पिरेशनल टॉयलेट्स टू अशर इन चेंज, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, ये सब में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव नजर आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यह बोला है कि हमारे देश में जो मेजर सिटीज रहेंगे ना, उधर एस्पिरेशनल टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। एस्पिरेशनल टॉयलेट्स का मतलब क्या होता है? मतलब जिन टॉयलेट्स में हाई एंड फीचर्स रहेगा, जैसे कि लग्जूरियस बैथ क्यूबिकल्स, टचलेस फ्लशिंग, ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स, ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन, इंसिनरेटर्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एयरपोर्ट्स में टॉयलेट्स को देखा होगा, है कि नहीं? वो टॉयलेट्स में काफी सारे फीचर्स रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको इधर बोला है। इसके अलावा वो टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए स्टाफ भी रहते हैं, ठीक है? तो हमारे देश में जितने मेजर सिटीज होगा ना, उधर इस तरह के टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बोला है। और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्टिव्स भी इशू किया है, ठीक है? और इसके लिए जो फंडिंग है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इन एस्पिरेशनल टॉयलेट्स को गूगल मैप्स में भी इंडिकेट किया जाएगा। तो बेसिकली इधर टूरिज्म को भी प्रमोट करने का एक प्लान नजर आ रहा है दोस्तों। हमारे देश में मेजर सिटीज विजिट करने के लिए काफी सारे टूरिस्ट आते हैं, ये बात आपको मालूम है दोस्तों। आजकल यूट्यूब में भी अगर आप देखो तो काफी सारे व्लॉगर्स है जो इंडिया विजिट करते हैं। वो जब मेजर सिटीज विजिट करते हैं, वो खुद दिखाते हैं कि हमारे पब्लिक टॉयलेट्स की हालत क्या है। तो पब्लिक टॉयलेट्स को एस्पिरेशनल टॉयलेट्स बनाएंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का प्लान है। And the high-end public conveniences may also have attached libraries, cafes, shopping complexes to help raise funds for maintenance and upkeep. अब देखिए, ऐसा नहीं कि केवल पब्लिक टॉयलेट्स बनाएंगे, वो पब्लिक टॉयलेट्स के साथ साथ लाइब्रेरीज, कफेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये सब भी बनाएंगे। क्योंकि वो टॉयलेट्स को अगर मेंटेन करना है ना, तो किसी ना किसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होगा, और ऑब्वियस सी बात है उसके लिए फंड्स भी रेज करना होगा। तो गवर्नमेंट का प्लान ये है दोस्तों, ये जो एस्पिरेशनल टॉयलेट्स होगा ना, उसके साथ साथ में कोई लाइब्रेरी, कफे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये सब भी बनाएंगे। और गवर्नमेंट ने बोला है ये एस्पिरेशनल टॉयलेट्स के लिए फोकस एरियाज होगा मेजर टूरिस्ट एंड रिलीजियस डेस्टिनेशंस, वेल नोन मार्केट्स, रेलवे स्टेशंस, इंटरस्टेट बस डिपोज, नेशनल हाईवेज एक्सेट्रा, जहां पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं, या फिर ऐसे जगह जहां पे लोग 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, ऐसे जगहों पर इस तरह के एस्पिरेशनल टॉयलेट्स प्रोवाइड करेंगे। और ये काम के लिए स्टार्टअप्स को एंगेज करने का प्लान है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। और आईआईटी कानपुर के टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को इंटरेस्ट भी किया है स्टार्टअप्स के प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करने के लिए। और ऑलरेडी आईआईटी कानपुर ने 75 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें से 30 प्रपोजल्स को फाइनलाइज भी किया है। और पायलट प्रोजेक्ट रोल आउट किया जाएगा अक्टूबर 2024 तक। नाउ, एस्पिरेशनल टॉयलेट स्कीम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये आपका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपको मालूम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 में लॉन्च किया था। स्वच्छ भारत मिशन का 2 फेजेस है दोस्तों। जो 2014 में लॉन्च हुआ था ना, वो फेज 1 है कि नहीं? SBM 1.0 आप बोल सकते हैं। फिर 2022 में SBM का फेज 2 लॉन्च हुआ था, ठीक है? इसे SBM 2.0 बोलते हैं। तो ये जो एस्पिरेशनल टॉयलेट स्कीम जो है, ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का पार्ट है, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट सितंबर 2022 को एस्पिरेशनल टॉयलेट स्कीम लॉन्च किया था एज पार्ट ऑफ द SBM 2.0 विद एन एम टू हेल्प मेक सिटीज ओपन डिफिकेशन फ्री। तो बेसिकली हमारे मेजर सिटीज को ओपन डिफिकेशन फ्री एरियाज बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सितंबर 2022 को एस्पिरेशनल टॉयलेट स्कीम लॉन्च किया था, ठीक है? नाउ, Center has allocated 1,41,600 crore rupees to the SBM 2.0, which is 2.5 times more than the money allotted to the first phase of the mission that was launched in 2014. तो ध्यान से सुनिएगा, 2014 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन 1.0 लॉन्च किया था, तब जितने पैसे अलॉट किए थे ना, उसे 2.5 टाइम्स ज्यादा पैसे SBM 2.0 के लिए अलॉट किया है। अब आप सोचोगे ये जो पैसे है ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, ये जो 1,41,600 करोड़ रुपीस है, नहीं, ये एक्चुअली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप बोल सकते हैं। पूरे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बियर नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो शेयर है ना, दैट इज ओनली 6,465 करोड़,
for the period between 2021-22 and 2025-26, the cost sharing pattern with states varies depending on the population of their cities. तो basically state government को भी कुछ पैसे बेयर करना पड़ेगा। अब एक एक स्टेट में जो मेजर सिटीज है उधर का पॉपुलेशन कितना है उसके हिसाब से कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न भी डिफर करेंगे। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो शेयर है उसे कुल मिलाकर 1,41,600 करोड़ का बजट आउटले है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए। वैसे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों। दो तरह का स्कीम होता है दोस्तों, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब वो सेंटर का स्कीम रहेगा और उसे इंप्लीमेंट करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फॉर एग्जाम्पल नमामि गंगे जो प्लान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है और जितना भी काम है ना वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को करवाना है और पैसे भी खर्च करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई रोल नहीं है। वेरास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है, वो भी सेंटर का स्कीम रहेगा पर उसे इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का है और फंड शेयरिंग भी रेशियो बेसिस पर होगा। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे पैसे दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ पैसे बेयर करना होगा। वो डिपेंड करता है कौन सा स्टेट है। हमारे देश में जो बैकवर्ड स्टेट्स है और जो हिल स्टेट्स है लाइक हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा अलोकेशन रहता है। कभी कभी 90% ऑफ द फंडिंग, कभी कभी नहीं हमेशा 90% ऑफ द फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है बैकवर्ड स्टेट्स एंड हिल स्टेट्स के लिए। पर जो जनरल स्टेट्स है दोस्तों उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कभी 60%, कभी 70% इस तरह रहता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बोलता हूं मैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, जल जीवन मिशन जो है। अब जल जीवन मिशन जो है वो सेंटर का स्कीम है पर इंप्लीमेंट करने का काम जो है स्टेट गवर्नमेंट्स का है। तो इसी तरह बोल सकते हैं जो स्वच्छ भारत मिशन है ये भी एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इधर बियर करना पड़ रहा है जो फंड का बर्डन है। ठीक है, नाउ कुछ डाटा है। एज ऑफ नाउ 6,36,826 public toilets have been constructed under the Swachh Bharat Mission Urban against a target of 5,07,587। तो बेसिकली ये डाटा तो चेंज होता रहेगा, फिर भी आपका एक आइडिया होना चाहिए कि अभी तक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर करीब 6.5 लाख पब्लिक टॉयलेट्स बन चुका है और टारगेट था करीब 5 लाख का। ठीक है, एंड सिंस द लॉन्च ऑफ द मिशन 4,355 अर्बन लोकल बॉडीज हैव बीन डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। देखिए अभी तक देखा जाएगा तो मतलब ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लॉन्च होने के बाद 4,355 अर्बन लोकल बॉडीज को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर चुका है और उसमें 3,547 जो है ODF प्लस है एंड 1,191 जो है ODF प्लस प्लस है। अब आप पूछोगे ये ODF प्लस ये सब का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए ODF मतलब अगर कोई ओपन डेफिकेशन नहीं हो रहा है तो ODF आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ODF प्लस मतलब क्या है ना, उसे आपको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं एक दिन के लिए पूरा जो गांव है या फिर पूरा जो अर्बन लोकल बॉडी है वो ओपन डेफिकेशन फ्री बन गया, अगले दिन फिर से शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है, जब आप ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को मेंटेन करोगे, सस्टेन करोगे, तब जाके ODF प्लस बन जाएगा। ठीक, और भी कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि देखिए ODF प्लस कैटेगरी इंप्लाइज टॉयलेट्स विथ वाटर मेंटेनेंस एंड हाइजीन। तो टॉयलेट्स तो चाहिए, साथ साथ में टॉयलेट्स में पानी चाहिए और टॉयलेट्स का प्रॉपर मेंटेनेंस एंड हाइजीन होना चाहिए। ये ODF प्लस का एक क्राइटेरिया है। ODF प्लस प्लस में टॉयलेट्स विथ स्लड्स एंड सेप्टेज मैनेजमेंट भी होना चाहिए, मतलब टॉयलेट्स का जो वेस्ट है उसका भी इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए, तब जाके ODF प्लस प्लस स्टेटस मिलेगा। अगला एक छोटा सा न्यूज है, पर इस न्यूज में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। और ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये आप GS पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड विद चिल्ड्रन में काउंट कर सकता है। ठीक है, देखिए रिसेंटली दिल्ली में बच्चों की तरफ से एक परफॉर्मेंस हुआ ब्लू अम्ब्रेला डे के दिन। ब्लू अम्ब्रेला डे मतलब क्या होता है, देखिए ये 16 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है to raise awareness on how to better care for boys and protect them from sexual violence। देखिए बॉयज को सेक्सुअल वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। बेसिकली उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ब्लू अम्ब्रेला डे मनाया जाता है 16 अप्रैल को। तो आपसे एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ सकते हैं दोस्तों ये ब्लू अम्ब्रेला डे क्या है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो ब्लू अम्ब्रेला डे है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ फैमिली फॉर एवरी चाइल्ड। फैमिली फॉर एवरी चाइल्ड एक
ग्लोबल अलायंस है दोस्तों, जिसमें करीब 46 लोकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये 38 कंट्रीज में फ्लरिश्ड है। अगला अगेन एक छोटा सा न्यूज है, होम मिनिस्ट्री कैंसल्स ओसीए स्टेटस ऑफ एक्टर चेतन कुमार। वैसे चेतन कुमार का ओसीए स्टेटस कैंसिल हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ओसीए स्टेटस मतलब क्या होता है, या फिर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्टेटस मतलब क्या होता है। वैसे चेतन कुमार के बारे में भी बता देता हूँ, ये कन्नड़ा मूवीज में एक्टिंग किया है, ठीक है, और ही इज एन अमेरिकन सिटीजन बट इंडियन ओरिजिन का है और इनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्टेटस है। पर अब जाके होम मिनिस्ट्री ने इनका ओसीए स्टेटस कैंसिल किया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये काफी कंट्रोवर्सीज में रहा है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्होंने रूलिंग भारतीय जनता पार्टी को काफी क्रिटिसाइज किया है और ही से क्रिटिकल ऑफ हिंदुत्व ऑल्सो, और रिसेंटली इन्होंने एक हाईकोर्ट जज को भी क्रिटिसाइज किया था और काफी सारे इश्यूज हो चुका है, इसलिए अब जाके होम मिनिस्ट्री ने इनका ओसीए स्टेटस को कैंसिल किया है। तो अब हम देखेंगे ये ओसीए स्टेटस मतलब क्या है। वैसे होम मिनिस्ट्री ने ओसीए को डिफाइन किया है, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है उसे डिफाइन किया है। वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। तो बेसिकली हम जिस दिन रिपब्लिक हुए थे उस दिन से अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है, was eligible to become a citizen of India on 26 January 1950 और is a child or grandchild of such a person among other eligibility criteria। अब ये तीसरा वाला eligibility criteria आप देखिए, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद अगर एक पर्सन इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल है, देन ही इज एलिजिबल फॉर द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, आसान भाषा में बता देता हूं दोस्तों। मान लीजिए आप एक अमेरिकन सिटीजन हो या फिर यूके सिटीजन हो और आप इंडियन ओरिजिन का है, या फिर आपके जो पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है वो एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, तो आप एलिजिबल है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड के लिए, समझ गए। पर देखिए इसमें एक क्लोज है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7A ऑफ द ओसीए कार्ड रूल्स एंड एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द ओसीए कार्ड इफ ही हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैव एवर बीन ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिए आप अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन रह चुके हैं कभी भी, या फिर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन रह चुके हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होगा। ये क्लोज आप ध्यान दीजिएगा। ये जो कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 मर्ज्ड द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी विद ओसीए कैटेगरी इन 2015। तो पहले एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी भी हुआ करता था, लगभग सेम ही है दोस्तों। ये दोनों कैटेगरी को मर्ज किया था वाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, ठीक है। अब आप पूछोगे इसका क्या फायदा है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का। देखिए ओसीए कार्ड होल्डर्स कैन एंटर इंडिया मल्टीपल टाइम्स, गेट ए मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीसा टू विजिट इंडिया एंड आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्टरिंग विद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। देखिए अगर आप एक अमेरिकन सिटीजन हो तो अगर आप इंडियन ओरिजिन का है तो आपको कभी कभी इंडिया विजिट करना होगा ना, क्योंकि आपका हो सकता है रिलेटिव्स पेरेंट्स वगैरह इधर रहते होंगे, तो बार बार आपको ये वीजा प्रोसीजर वगैरह फॉलो करना पड़ेगा और हर बार आपको फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर रजिस्टर करना होगा। तो ये जो डिफिकल्टीज है ये नहीं होगा अगर आपके पास ओसीए कार्ड है, समझ गए। नाउ इफ एन इंडिविजुअल इज रजिस्टर्ड एज एन ओसीए फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years ही और शी इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। और अगर आप 5 साल तक ओसीए स्टेटस मेंटेन किया हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। नाउ अगर आप एयरपोर्ट्स में जाओगे ना और आपके पास अगर ओसीए कार्ड है तो आपके लिए एक स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर भी प्रोवाइडेड होगा उधर के लिए, ठीक है। एंड ओसीए कार्ड होल्डर्स कैन ओपन स्पेशल बैंक अकाउंट्स इन इंडिया बाय द नॉन फार्म प्रॉपर्टी एंड एक्सरसाइज ओनरशिप राइट्स एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर ए पैन कार्ड। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास ओसीए कार्ड है तो आप स्पेशल बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, नॉन फार्म प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, आपके पास ओनरशिप राइट्स भी हो सकता है और आप पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर कुछ लिमिटेशंस है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओसीए कार्ड होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब आप होल्ड नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल और फार्मलैंड आप खरीद नहीं सकते, और गवर्नमेंट परमिशन के बिना कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते। ये सारे लिमिटेशंस होगा। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास ओसीए कार्ड है ना तो आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर बार इंडिया विजिट करने के लिए आपको वीसा के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यही समझ लीजिए, बाकी सब तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए मैंने आपको बता दिया। अगला है चाइनीज ड्यूअल यूज फैसिलिटीज इन म्यांमार एंड श्रीलंका रेसेस सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इंडिया, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस। लास्ट ईयर अगस्त में एक चाइनीज स्पाई शिप युआन वांग 5 हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका में डॉक किया था
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को अपना कंसर्न्स एक्सप्रेस भी किया था, क्योंकि एक तो वो चाइनीज स्पाई शिप है और हम्बनटोटा पोर्ट का जो लोकेशन है दोस्तों वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक है इंडिया के लिए। ये देखिए इधर आपको श्रीलंका दिख रहा है, हम्बनटोटा पोर्ट करीब इधर है, तो इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को वो आराम से ट्रैक कर सकते हैं और इंडियन ओशन रीजन में जितने इंडियन वारशिप्स है उसे भी तो ट्रैक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीलंका को अपना कंसर्न्स एक्सप्रेस किया था, इस तरह आपको चाइनीज स्पाई शिप्स को अपने पोर्ट्स में अलो नहीं करना है करके। पर श्रीलंका भी क्या करे, श्रीलंका के जो मेजर पोर्ट्स है उसे डेवलप किया है चाइना ने, और श्रीलंका ने अब तक पैसे भी पूरा नहीं दिया है, और श्रीलंका में कुछ पोर्ट्स का कंप्लीट मैनेजमेंट जो है वो चाइनीज अथॉरिटीज़ करते हैं। ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ना, ये लीज में है एक्चुअली, चाइना पूरा कंट्रोल में है हम्बनटोटा पोर्ट का। और भी है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट जो है कोलंबो में। तो श्रीलंका पूरी तरह चाइनीज डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, ठीक है, जो भी है। तो अब न्यूज़ क्या आया है दोस्तों, चाइनीज ड्यूअल यूज फैसिलिटीज इन म्यांमार एंड श्रीलंका रेसेस सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इंडिया। तो अब एक रिपोर्ट आया है दोस्तों, म्यांमार का कोको आइलैंड्स में एक मिलिट्री फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट किया है चाइना ने, और एक रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम भी प्रपोज किया है श्रीलंका में। तो ये दोनों इंडिया के लिए कंसर्न्स है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों अगर चाइना का आएगा तो इंडियन ओशन रीजन का कंप्लीट सर्वेलेंस चाइना की तरफ से होगा। तो सबसे पहले कोको आइलैंड्स का लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कोको आइलैंड्स है ये म्यांमार की टेरिटरी है दोस्तों, म्यांमार का सथेन रीजन में आपको दिख रहा है कोको आइलैंड्स जो है। कोको आइलैंड्स के केवल 60 किलोमीटर सथेन साइड में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है। तो कोको आइलैंड्स में अगर चाइना का कोई फैसिलिटी आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बे ऑफ बंगाल रीजन का कंप्लीट सर्वेलेंस हो पाएगा, है कि नहीं, और अंडमान एंड निकोबार का भी हो पाएगा। रीसेंट सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला है कि कोको आइलैंड्स में ऑलरेडी मिलिट्री फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट हो चुका है, हो सकता है ये चाइना की तरफ से होगा। अगर आप गूगल मैप में भी देखोगे ना दोस्तों तो आपको कोको आइलैंड्स में मिलिट्री फैसिलिटीज नजर आएगा। वैसे गूगल मैप्स में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, हमें जो सैटेलाइट इमेजेस से इन्फॉर्मेशन मिला है वो तो एडवांस्ड सैटेलाइट इमेजरीज है कि नहीं। फिर भी हम गूगल मैप से एक बार चेक कर लेते हैं। इधर आपको अंडमान आइलैंड्स दिख रहा है, ये नॉर्थ अंडमान है। अंडमान के ऊपर दो छोटे छोटे आइलैंड्स है, वो है ईस्ट आइलैंड एंड लैंडफॉल आइलैंड। ये दोनों अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है, बेसिकली इंडियन टेरिटरी से। पर इधर अगर आप 60 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको इधर कोको आइलैंड्स दिखेगा, ग्रेट कोको आइलैंड। एक्चुअली दिस इज ए पार्ट ऑफ म्यांमार, ठीक है। तो कोको आइलैंड्स को अगर आप जूम करोगे ना, इधर ऑलरेडी आपको एक रनवे दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, केवल गूगल मैप से ये दिख रहा है। ये रनवे काफ़ी लेंथी रनवे है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी आपको इधर दिख रहा है, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किया है। हो सकता है चाइना की तरफ से कंस्ट्रक्शन होगा। हैंगर्स दिख रहा है आपको, मतलब इधर एयरक्राफ्ट भी होगा, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। तो ये सारी इंडिया के लिए कंसर्न है दोस्तों, कंसिडरिंग द प्रोक्सिमिटी, क्योंकि कोको आइलैंड में अगर कोई एडवांस्ड मिलिट्री फैसिलिटी आएगा चाइना की तरफ से तो हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन पूरा सर्वेलेंस में आ जाएगा। ऊपर से जो श्रीलंका है, श्रीलंका का साउथ ईस्टर्न साइड में जो हम्बनटोटा पोर्ट है दोस्तों, अब हम्बनटोटा पोर्ट से भी ये देखो ये है हम्बनटोटा, ठीक है, इधर आपको दिख रहा है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा पोर्ट को भी अगर आप जूम इन करोगे आपको इधर काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ नजर आएगा, ठीक है। ये भी इंडिया के लिए कंसर्न है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो गल्फ ऑफ मान्नार रीजन है, पाक बे रीजन है, सथेन रीजन, बेसिकली ये पूरा सर्वेलेंस में आ जाएगा चाइना की तरफ से। और तमिलनाडु, केरला जैसे हमारे कोस्टल स्टेट्स में हमारे इंडियन नेवी के, कोस्ट गार्ड के काफ़ी सारे वारशिप्स भी डॉक किया हुआ है। तो हमारे जितने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, नेवल बेसेस है, वारशिप्स है, पूरे चाइना के सर्वेलेंस में आ जाएगा अगर ये दोनों फैसिलिटी कोको आइलैंड एंड हम्बनटोटा पोर्ट में फुल फ्लेज तरीके से आएगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।